डिजीज। ठीक है, ये एक डिजीज नहीं है, देखा जाए तो इसमें दो स्पेक्ट्रम्स हैं, हम लोग कहते हैं सीओपीडी। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। अस्थमा में भी ऑब्स्ट्रक्शन था जिसकी वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज था और जिसकी वजह से एक्सपिरेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसके पास दो एंटिटीज होती हैं, शुरू में ही लिख लेते हैं, एक एम्फाइसीमा, दूसरा आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, एंड दूसरा आपका क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यहाँ पे ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन होगा तो हो जाएगी ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो दो स्पेक्ट्रम हो गए। ठीक है, ज्यादातर हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा एल्वियोलाई लेवल पे है, ठीक है मेनली, और ये आपका ब्रोंकस के लेवल पे है और ब्रोंकियोल के लेवल पे है, ब्रोंकस एंड ब्रोंक एक्सपीरिएशन प्रोलॉन्ग होगा। राइट, हम लोग कहते हैं बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स लाइक अस्थमा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस लाइक अस्थमा। ठीक है, बट अनलाइक अस्थमा these diseases are not fully reversible, are not fully reversible on administration of बीटा 2 एगोनिस्ट। कौन से बीटा 2 एगोनिस्ट की बात हुई थी, सालब्यूटामॉल, या हम लोग कह देते थे एस्थेलिन। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की, जो कि अस्थमा जैसी ही है लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। अस्थमा में अगर मुझे अभी अटैक नहीं आ रहा है तो मैं भी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सीओपीडी में बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेगा इंसान, थोड़ा बहुत हो सकता है अटैक आए, डिजीज एग्रीवेट हो जाए, नेबुलाइज कर दो, कोई और ब्रोंकोडायलेटर दे दो, स्टेरॉइड दे दो, थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, लेकिन ये कहो कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए जब तक कोई अटैक ना आए, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग यहीं पे कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को हम लोग कैसे डायग्नोज करते थे, स्पाइरोमेट्री से। स्पाइरोमेट्री का मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से। तो हम लोग कहते थे एक्सपिरेशन आपका प्रोलॉन्ग हो गया, FeV1 आपका लेस देन 80% हो जाता था, और इसके अलावा FeV1 बाई FVC लेस देन 75% हो जाता था। ये सब हम लोगों ने बात किया था। अब यहाँ पे मान लो किसी की स्पायरोमेट्री में ये वैल्यू आई, पेशेंट से हिस्ट्री लो और पेशेंट को नेबुलाइज कर दो, या इनहेलर दे दो, या मैं कह दूं कि सीधे बीटा 2 एगोनिस्ट दे दो। ठीक है, अगर डिजीज रिवर्स हो गई, फॉर टाइम बीइंग रिवर्सिबल है तो अस्थमा है, इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं हुआ या स्लाइट रिलीफ हुआ, तो आपका क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और सीओपीडी है तो दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है आपका एम्फाइसीमा और दूसरा हो सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीबी। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि किसी पेशेंट में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि जा ही नहीं रहा है ना, तो हम लोग इसी को कह देते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इसमें दो चीजें आप लोग देख पा रहे हो, क्या दो चीजें देख पा रहे हो, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक एम्फाइसीमा है जिसमें एल्वियोलर लेवल पे या रेस्पिरेटरी जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है वहां पे प्रॉब्लम है, और दूसरा आपका कंडक्टिंग सिस्टम का है। ठीक है, जैसे एयर आपकी ट्रेकिया के पास गई, ट्रेकिया से कहाँ गया, ब्रोंकस के पास गया, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल के पास गया, फिर उसके बाद एल्वियोलाई के पास गया। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं को कलेक्टिवली कह देते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यहीं से आइडिया लग रहा है कि सीओपीडी में दो तरीके से मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, या तो एल्वियोलर लेवल पे या तो कंडक्टिंग एयरवे के लेवल पे, मतलब ब्रोंकस और ब्रोंकियोल। राइट, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं सीओपीडी, उसके बाद एक बार एम्फाइसीमा पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं
COPD, सॉरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, अभी हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं। लिख लेते हैं, इट इज अ डिजीज स्टेट, disease state characterized by क्या चीज, एक्सपिरेटरी। जब भी कभी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एक्सपिरेशन पहले अफेक्टेड होता है। एयर फ्लो लिमिटेशन, एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन। आगे, दैट इज नॉट फुली रिवर्सिबल, दैट इज नॉट फुली रिवर्सिबल। अभी हम लोग देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनमें क्या होता है, लंग डैमेज हो जाता है। ठीक है, एलास्टिसिटी लंग की डैमेज हो जाती है, तो वहां पे इंस्पिरेशन तो हो जाता है, लेकिन जब कोई चीज अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाएगी तो पेशेंट में क्या होगा, इलास्टिक रिकॉयल कम हो जाएगा और जो एयर बाहर निकलती है एक्सपिरेशन, वो आपका अफेक्टेड हो जाएगा। राइट, यहाँ पे लिखते हैं अनलाइक अस्थमा। राइट, ऑब्स्ट्रक्शन तो अस्थमा में भी था, लेकिन यहाँ पे अनलाइक अस्थमा है कि इट विल नॉट बी रिवर्स्ड। अब यहाँ पे लिख लेते हैं द एयर फ्लो लिमिटेशन इज यूजुअली, क्या चीज यहाँ लिख लें, यूजुअली बोथ प्रोग्रेसिव। ऐसा नहीं है कि जैसे अस्थमा का किसी को अटैक आए तो आदमी को पता रहता है कि इनको अस्थमा आता है, इतनी देर के लिए आता है, इनहेलर से। इसमें ऐसा नहीं, आज सांस लेने में कम प्रॉब्लम है, कल प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आदमी को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स का क्या मतलब है, ब्रोंकस आपका इन्फ्लेम्ड हो गया और क्या बन गया, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक तो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो गया, राइट, ऑफ द लंग्स टू ऑब्नॉक्सियस पार्टिकल्स और गैसेस, ऑब्नॉक्सियस पार्टिकल्स या गैसेस का मतलब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्मोकिंग की। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहा जिसकी वजह से लंग में इन्फ्लेमेशन हुआ और लंग का डैमेज होने लगा, और ये डैमेज रिवर्स भी नहीं होगा। राइट, डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे, अगेन डायग्नोसिस बाय स्पाइरोमेट्री, डायग्नोसिस बाय स्पाइरोमेट्री, इसीलिए हम लोगों ने स्पाइरोमेट्री को बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड डिफरेंशिएटेड बाय फ्रॉम अस्थमा by noting response on giving बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, स्पायरोमेट्री दोनों में लगभग एक ही बताएगा, लेकिन अगर अस्थमा होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, चीजें रिवर्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किस चीज की, सबसे पहले बात करेंगे एम्फाइसीमा की। तो एम्फाइसीमा में जो डिस्टल एयर स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके डिस्टेंड हो जाते हैं, तो एयर अंदर तो चली जाएगी, लेकिन अगर इलास्टिक रिक्वायल नहीं होगा तो ये चीजें क्या होंगी, गैस हम लोग रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपिरेशन आपका क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो पहले एम्फाइसीमा देखते हैं, फिर अभी डायग्राम में एम्फाइसीमा। राइट, एम्फाइसीमा को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज defined as distension of the air spaces distal to terminal bronchiole with destruction of alveolar septa, with destruction of alveolar septa। तो एक हैंडमेड डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। एक सिंपल सी डिजीज है और ये स्मोकिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जो लोग बहुत ज्यादा सुट्टा मारते हैं उनके लिए है।
इस तरीके से ट्रेकिया है, राइट मेन ब्रोंकस है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है ना। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये ब्रोंकस है, इसी से निकलेंगे ब्रोंकियोल्स, ये ले लो, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, सेगमेंटल ब्रोंकियोल्स, और आगे चल के निकल जाते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यहाँ तक अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी ट्री का काम है कि एयर कंडक्ट करना, कोई ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है ब्रोंकियोल्स, राइट। तो हम लोग कहते हैं ओनली एयर कंडक्शन, ओनली एयर कंडक्शन टिल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, नो ऑक्सीजन एक्सचेंज, है ना, जो एयर जा रही है उसको ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए जा रही है, नो ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल स्टार्ट हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से हम लोग कह देते हैं कुछ इस तरीके से, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गया, और यहीं से निकल जाता है आपका, यहीं से एल्वियोलाई निकलने लगते हैं, और आगे चल के एल्वियोलाई कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये वाला स्ट्रक्चर आपका रेड वाला जो है, दिस इज एल्वियोलर, सॉरी, दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये वाली हो गई एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, ये हो गए आपके एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, इसको ब्लैक से बना देते हैं या इससे बना देते हैं, ये आपके सेप्टा हो गए, एल्वियोलर सेप्टा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग इतने स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेटरी यूनिट, या हम लोग इसी को कह देते हैं एसाइनस, ठीक है। यहाँ पे O2 एंड CO2 एक्सचेंज होगा, मतलब कुल मिला के जब हम लोग एयर लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जाता है इसी यूनिट के थ्रू, और ऑक्सीजन एसिमिलेट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलता है इसी यूनिट के थ्रू, तो हम लोग इसी को कह देते हैं एसाइनस, या इसी को हम लोग कह देते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। तो जहां तक टर्मिनल ब्रोंकियोल है वहां तक कोई ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल यहाँ तक हम लोग कह देते हैं केवल कंडक्शन का काम है, कंडक्टिंग यूनिट, नो ऑक्सीजन एक्सचेंज। लेकिन जब हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की बात कर लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। एक और डायग्राम ले लेते हैं, एक्चुअल डायग्राम ले लेते हैं, दिस विल हेल्प यू मच मोर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो वही चीज लगभग यहाँ पे बनी बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया ट्रेकिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर ब्रोंकस है, राइट, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल है, इतनी दूर क्या है, केवल कंडक्टिंग यूनिट है, कंडक्टिंग यूनिट, जाहिर सी बात है एयर कंडक्ट हो रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये अफेक्टेड होता है किसमें, अफेक्टेड इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, आगे देखेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फिर उसके बाद आपका क्या होता है नीचे, रेस्पिरेटरी यूनिट या एसाइनस, इसको ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा भी है साइनस, रेस्पिरेटरी यूनिट, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल डिवाइड होके क्या बन गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बन गया, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से हम लोगों ने कह दिया एल्वियोलर डक्ट बन गया, और फिर उसके बाद हमारे पास एल्वियोलाई बन गए, और फिर आपके पास एल्वियोलाई के बीच में क्या क्या है, ये सेप्टा है, सेप्टा हम लोग कह देते हैं एल्वियोलर सेप्टा, ठीक है। ये इतना आपका किसमें अफेक्टेड होगा, एम्फाइसीमा में, समझ रहे हो। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों में दोनों हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों, लेकिन अक्सर कुछ लोगों में प्रीडोमिनेंटली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, कुछ लोगों में प्रीडोमिनेंटली एम्फाइसीमा होता है। तो अगर कंडक्टिंग यूनिट में कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर आ जाए तो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, रेस्पिरेटरी यूनिट में कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ जाएं तो हम लोग कह देते हैं दिस इज एम्फाइसीमा। फिर से एक लाइन डायग्राम बनाते हैं, अगला टॉपिक तो एम्फाइसीमा ही है।
अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, तो आपका एयरवे है, राइट। तो यहां तक मैंने कह दिया ये कंडक्टिंग सिस्टम है। कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ तक है? अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसको हम लोग क्या कह देंगे? ये अफेक्टेड होगा तो हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। यहाँ का इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का, तो दिस इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीबी। और इसके नीचे चले चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया अब क्या निकलने लगे, अब आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स निकलने लगे। ठीक है, यहाँ से एल्वियोलाई निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर लास्ट में आपके फुल फ्लेज्ड एल्वियोलाई बन जाते हैं, जहाँ पे प्रॉपर गैस एक्सचेंज होगा। तो हम लोग कह देते हैं ये आपके क्या हो गए? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। दिस इज रेस्पिरेटरी यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये अफेक्टेड होता है किसमें? एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा की बात करें तो मेजर कॉज इसका क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। इसीलिए सिगरेट लिमिट से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मैं कहूँ तो पीना ही नहीं चाहिए। मेजर कॉज क्या है? स्मोकिंग। ठीक है, बीड़ी सिगरेट जो भी सिगार वगैरह है नहीं पीना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा का मेजर कॉज क्या है? स्मोकिंग है। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर कोई इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यहाँ से बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर हैं कि अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो हम लोग अपर एयरवे की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एम्फाइसीमा की बात करते हैं तो लोअर एयरवे की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और उसके नीचे जहाँ पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके ऊपर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले कंडक्टिंग सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, राइट। इतना अब हम लोग अगर पढ़ लिए हैं तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा तो डिपेंड करता है एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी यूनिट कितना इन्वॉल्व हुआ है। डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या चीज? रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट जिसको हम लोग कह देते हैं एसाइनस, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी यूनिट और एसाइनस, फिर से बना लेते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, राइट। फिर इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से कुछ एल्वियोलाई निकलने लगे, एल्वियोलाई इक्का दुक्का, और फिर उसके बाद प्रॉपर एल्वियोलाई आ गए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रॉपरली मार्क कर लेते हैं, ये इतना एरिया आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल। यहाँ से ये आपके एल्वियोलाई स्टार्ट हो गए, एल्वियोलाई इक्का दुक्का, तो ये इतना एरिया आपका एल्वियोलर डक्ट हो गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया? एल्वियोलाई हो गए, और ये आपका एल्वियोलर सेप्टा हो गया, एल्वियोलर सेप्टा, राइट। इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं? इसी को हम लोग कह दे रहे हैं एसाइनस, इसी को हम लोग कह देते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, और यही आपका अफेक्टेड होता है किसमें? अफेक्टेड इन एम्फाइसीमा। ठीक है, तो एम्फाइसीमा अब ऐसा नहीं कि जो स्मोक नहीं करेगा उसमें होगा ही नहीं, स्मोक करेगा तो कहीं और का पार्ट इन्वॉल्व होगा, स्मोक नहीं करेगा तो इसी रेस्पिरेटरी यूनिट का आगे या पीछे का पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं तो देखते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट किस एरिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे मान लीजिए अगर विजिबल हो तो इस डायग्राम की बात करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा में हम लोगों ने फिर से देख लिया वही क्लासिफिकेशन, वही आपका एयरवे। वी आर गेटिंग टर्मिनल ब्रोंक्यूल जिसका इससे कोई मतलब नहीं है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आया, फिर एल्वियोलर डक्ट आया, फिर एल्वियोलाई आया। इसी इतने की बात कर रहे हैं हम लोग, एसाइनस, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एसाइनस का सेंटर वाला पार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी लगभग ठीक है, इसके पहले वाला भी ठीक है,
तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, सेंट्री एसाइनर, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पूरा एसाइनस इन्वॉल्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग कह देते हैं पैन एसाइनर, ठीक है। बाकी में इरेगुलर है या पैरासेप्टल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एम्फाइसिमा है, एक में सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व है और एक में फुल। तो मेन टाइप्स आपके होते हैं, मेन टाइप्स, एक हो गया सेंट्री एसाइनर, सेंट्री एसाइनर मतलब एसाइनर के एकदम मिडिल वाले स्ट्रक्चर्स, लगभग आपका एल्वियोलर डक्ट वाला स्ट्रक्चर, सेंट्री एसाइनर। सबसे बीच में कौन सा था, मेनली आपका एल्वियोलर डक्ट अफेक्टेड, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया पैन एसाइनर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैन एसाइनर, राइट। होल एसाइनस इन्वॉल्व, होल एसाइनस इन्वॉल्व मतलब पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट खराब हो गया। तो दो चीजों का रिलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है जब भी हम लोग किस चीज की बात करते हैं, जब भी हम लोग एम्फाइसिमा की बात करते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ पे डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगेन हम लोगों ने वही कह दिया, एसाइनस की बात कर लिया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, ठीक है। तो अब ये रिलेशन देखना है कि कब यहाँ पे सेंट्री एसाइनर होगा, कब यहाँ पे क्या होगा, कब यहाँ पे पैन एसाइनर होगा, किन किन कंडीशन में सेंट्री एसाइनर होगा, किन किन कंडीशन में पैन एसाइनर होगा। तो हम लोग कहते हैं अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकर है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है एसाइन एल्वियोलर डक्ट वाला पार्ट होता है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो स्मोकर्स में सेंट्री एसाइनर होता है। एक दूसरी चीज होती है जिसमें हम लोग कह देते हैं पैन एसाइनर है, और वो आपका होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, राइट। अभी समझते हैं, देख लेते हैं इसमें कोई डायग्राम भी हो तो उसे और ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ही हम लोग एंटर कर लेते हैं, सेंट्री एसाइनर एम्फाइसिमा, एम्फाइसिमा मोर कॉमनली, मोर कॉमनली सीन इन क्रॉनिक स्मोकर्स। ऐसा नहीं कि एक दिन स्मोकिंग कर लिया किसी ने तो हो गया, क्रॉनिक स्मोकर्स। और दूसरा आपके पास है जो पैन एसाइनर है, पैन एसाइनर जिसमें पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट डैमेज हो गया, दिस इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, राइट। कोई भी बहुत टफ नहीं है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, ठीक है, या एल्वियोलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके वॉल में बात करें तो यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। जब मान लो इंस्पिरेशन करोगे तो ये आपका क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, राइट। ये आपका ब्रोंकियोल है, मैंने कह दिया ये आपका ब्रोंकियोल कौन सा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, राइट। तो जब आप इंस्पिरेशन करते हो, इंस्पिरेशन, तो क्या होता है, ये डायलेट कर जाता है ताकि एयर क्या आ जाए, अंदर आ जाए। लेकिन जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो क्या होना चाहिए, इसको और कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम लोग कहते हैं यहाँ पे इलास्टिक रिकॉइल हो गया, इलास्टिक रिकॉइल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एयर आउट हो जाएगी, हम लोग कह देते हैं एक्सपीरेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अब क्या हो गया, एयर आउट हो गई, पेशेंट में एक्सपीरेशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कोलैप्स हो गया एल्वियोलाई, एल्वियोलाई नहीं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल। तो इसका मतलब क्या है, जब अंदर से कोई चीज दबा दोगे तो वहां से एयर बाहर निकल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एम्फाइसिमा में मान लीजिए ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, नॉर्मल एल्वियोलाई है, नॉर्मल एल्वियोलाई। यहाँ पे मैं कहता हूँ सेप्टा इंटैक्ट है, ये एल्वियोलर सेप्टा है,
ये भी दो एल्वियोलाई के बीच में, एल्वियोलर सेप्टा इंटैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर किसी को एम्फाइसीमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया तो हम लोग कहते हैं एल्वियोलर सेप्टा आपके क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से लंग आपका ऐसा हो जाएगा, राइट। सेप्टल डैमेज, सेप्टल डैमेज। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इलास्टिन रिकॉइल कम हो गया, इलास्टिन फाइबर डैमेज हो गया, और यहाँ पे सेप्टा डैमेज हो गया, ठीक है। ये जो सेप्टा था ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो सेप्टा डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट में क्या होगा, इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाएगा। अगेन अब ये पिचक नहीं पाएगा, इलास्टिक रिकॉइल डिक्रीजेस। अगर इलास्टिक रिकॉइल डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सपिरेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, डिक्रीजेस, देयरफॉर एक्सपिरेशन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। सिंपल है, यहाँ पे भी एक्सपिरेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसी डिजीज की बात कर रहे हैं जिसमें एज सच कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन एयर बाहर जाने के लिए जो एल्वियोलाई होगा उसे कोलैप्स करना पड़ेगा, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होगा उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा ताकि वहां का प्रेशर ज्यादा हो, और एक्सपिरेशन में लंग के प्रेशर से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और एयर रिलीज हो जाए। तो हम लोग यही कह रहे हैं एम्फाइसीमा आपका कई टाइप से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि साइनस का कौन सा पार्ट आपका खराब है। मेनली दो टाइप के हैं, सेंट्री असाइनर जो कि स्मोकर्स में है, पैन असाइनर जो कि एक एंटी एंजाइम डिफिशियंसी की वजह से है, जिसकी वजह से कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाती हैं जिसको अदरवाइज ये इनएक्टिवेट कर देता था, और एलास्टिन फाइबर्स का डैमेज बच जाता था। यहाँ पे थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग चाह रहे हैं कि जो बताना चाह रहे हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी यूनिट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी करे, कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो। तो हम लोग देखो यहाँ पे देख रहे हैं दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट। एक हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई पेशेंट क्या हो, क्रॉनिक स्मोकर हो, राइट, स्मोक हो, या मान लीजिए पॉल्यूशन हो। तुम लोगों ने देखा होगा पॉल्यूशन में भी सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, वो यही होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, जिसमें पेशेंट खांस खांस के दिमाग खराब कर देता है। दूसरा है कि कुछ बेचारा खा पी नहीं रहा है, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई चिल नहीं, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इसकी बॉडी में क्या क्या है, कम है। अगर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन होता तो ये एंजाइम की एक्टिविटी कम होती, लेकिन यहाँ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन कम है तो इस एंजाइम को रोकने वाला कोई नहीं है। ये एंजाइम क्या होगा, फिर ये एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेगा। मैं कह दे रहा हूँ ये एल्वियोलर सेप्टा को डैमेज कर दे रहा है, डैमेज। इसी तरीके से अगर कोई स्मोक करता है तो भी इन्फ्लेमेशन होता है, तो भी आपके प्रोटीएजेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इसकी वजह से इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी प्रोटीएजेस, देयरफॉर एक्टिवेशन ऑफ उल्टा हो गया प्रोटीएजेस। तो इन दोनों कंडीशन में हम लोग कहते हैं लंग के एलास्टिन फाइबर्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। देयरफॉर एलास्टिन फाइबर्स, elastin fibers of lung get damaged, right? elastin fibers डैमेज हो जाते हैं, elastic recoil कम हो जाती है। elastic recoil मतलब ये आपके लंग्स डिफ्लेट नहीं हो पाते हैं, therefore expiration is affected and prolonged, affected and prolonged। जैसे नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं तो नोज से ही सांस लेते हैं, नोज से ही सांस निकालते हैं, क्योंकि आराम से हम लोग एक्सपिरेशन कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से एयर बाहर जाती है क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल है नहीं, तो पेशेंट नाक से भी ब्रीथ आउट करता है, माउथ से भी ब्रीथ आउट करता है। जैसे कोई अगर बीड़ी सिगरेट पीता है तो मुंह से भी धुएं निकालता है, तो मुंह खुला रखता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इंसान बीड़ी सिगरेट नहीं भी पी रहा होगा, नॉर्मल सांस भी ले रहा होगा, तो भी मुंह खोल के सांस लेगा। तो हम लोग कहते हैं ओपन माउथ एक्सपिरेशन, ओपन माउथ एक्सपिरेशन, राइट, क्योंकि एक्सपिरेशन आपका सही से हो नहीं रहा, चाहेगा कि माउथ से भी एक्सपायर कर दे। इसी को हम लोग कह देते हैं
पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, राइट। या हम लोग कह देते हैं इन्हीं को पफर्स, पिंक पफर्स, राइट। इन्हीं पेशेंट्स को हम लोग कह देते हैं पिंक पफर्स। पफ का मतलब जो लोग थोड़ा बहुत नशा करते हैं, ठीक है, स्मैकी वगैरह जो होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पर्स लिप ब्रीदिंग और पिंक पफर्स, क्योंकि इंसान नोज से एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, माउथ से भी एक्सपायर कर रहा है, तो माउथ ओपन करके रखा हुआ है। पिंक पफर्स क्यों कहते हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स भी क्यों कहते हैं, अभी देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में बस ये कहना चाह रहा हूँ, जो एलास्टिसिटी होती है किसी टिश्यू की, अगर वो कम हो जाए, ठीक है, चाहे वो स्मोकिंग से हो जाए जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिवेट हो जाए, चाहे एंटी ट्रिप्सिन कम हो जाए जिसकी वजह से अगेन कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्पेशली इलास्टेज कम हो जाए, तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन वगैरह होगा और इन्फ्लामेशन वगैरह होगा, जिसकी वजह से इलास्टिक रिक्वायल लंग फैल तो जाएंगे लेकिन वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर वो सिकुड़ नहीं पाएंगे तो एक्सपीरेशन नहीं हो पाएगा, एयर को वो लोग पंप आउट नहीं कर पाएंगे। तो एम्फाइसीमा में बेसिकली प्रॉब्लम यही है, चाहे इलास्टिन फाइबर्स डैमेज हो जाए, चाहे आपका सेप्टा डैमेज हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से इलास्टिक रिक्वायल कम है। इलास्टिक रिक्वायल इंस्पिरेशन हम लोग करेंगे तो ठीक है, वो तो पहले से ही फैला पड़ा हुआ है, इंस्पिरेशन हो जाएगा, एक्सपीरेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एम्फाइसीमा में देख रहे हैं कि पेशेंट में एक्सपीरेशन प्रोलॉन्ग्ड है और एक्सपीरेशन कहाँ से है, माउथ से भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग एम्फाइसीमा की बात करें, एम्फाइसीमा में इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्पिरेशन आपका ओके है, एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम है, अफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इंस्पिरेशन में O2 इन, O2 बॉडी में सफिशियंट है, राइट। और यहाँ पे एक्सपीरेशन क्या, CO2 बॉडी में इंक्रीज हो गया क्योंकि निकल नहीं पाया, ठीक है, किसी तरीके से ओपन माउथ करके एक्सपायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं बॉडी में ऑक्सीजन काफी है, लेकिन बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना भी तो चाहिए, क्योंकि एयर अंदर चली जा रही तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एयर अंदर बाहर निकल नहीं पा रही तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ही रह गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं नो साइनोसिस, बल्कि पेशेंट में ऑक्सीजन ज्यादा भी हो सकती है, हम लोग कहते हैं O2 इज सफिशियंट। तो पेशेंट कैसा दिखता है, पेशेंट दिखता है पिंक, ठीक है, पिंकिश अपीयरेंस होता है, देयरफॉर नोन एज पिंक पफर्स। और लेकिन मुंह खोल के सांस लेगा तो ऐसे लगता है कि सुट्टा पी लिया है और धुआं निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था एम्फाइसीमा। हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अफेक्टेड है, चाहे स्मोकिंग से, और दूसरी चीज क्या है, चाहे नेचुरली कंजेनाइटल डिफिशियंसी हो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, ठीक है। तो इसको समराइज कर लेते हैं, समरी ऑफ एम्फाइसीमा, समरी ऑफ एम्फाइसीमा हम लोगों ने कह दिया ये आपका सेंट्री असाइनर होगा, सेंट्री असाइनर, दिस इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। पैन असाइनर, ये किस चीज से एसोसिएटेड है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, 80 से दिखाते हैं हम लोग, एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, राइट। दोनों में मैंने कह दिया इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोटीज एंड इलास्टिक, प्रोटीज एंड इलास्टेज एक्टिविटी, ठीक है। एक्सपिरेशन आपका क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा एंड ऑल्सो वाया माउथ, ठीक है। ऑक्सीजन आपका सफिशियंट होगा, हम लोग कहते हैं पिंक होंगे, नो साइनोसिस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं दीज पर्सन्स आर नोन एज पिंक पफर्स, पिंक पफर्स, राइट। और जो ब्रीदिंग होगा हम लोग कह सकते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। कुछ भी इसमें टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्फाइसीमा, इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। सुट्टा मारने वाले बहुत हैं, बहुत सारे केस में आप लोगों को ये डिजीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये मैडम है, ऐसे कुछ ब्रीथ कर रही हैं, ऐसे लग रहा है फूंक मार रही हैं। तो किसी तरीके से आदमी एक्सपायर करने की कोशिश करता है ताकि सफिशियंट एयर बॉडी से निकल जाए, राइट। तो हम लोग कहते हैं पर्स्ड
लिप ब्रीदिंग, ठीक है, जैसे पर्स की तरह इनका मुंह क्या हो गया, खुल गया है, एम्फाइसीमा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एम्फाइसीमा में आपका क्या होता है, पर्स लिप ब्रीदिंग होती है, फेस आपका पिंक होता है, ठीक है, क्योंकि साइनोसिस नहीं है, तो ऐसे लगता है कि आपके क्या है, पिंक है और कुछ पफ मार रहे हैं, तो हम लोग कह देते हैं पिंक पफर्स। ऐसा नहीं कि हो सकता है ना पफ मारती हो, राइट, हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा फेसिस। ठीक है, सिंपल है। तो एम्फाइसीमा में हम लोग कह दे रहे हैं एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जरूर है, यहाँ पे पेशेंट में स्मोकिंग की हिस्ट्री मिल सकती है, पेशेंट में कोई साइनोसिस नहीं मिलेगा, पेशेंट काफी पिंक मिलेगा, ठीक है, और माउथ से ब्रीदिंग कर रहा होगा, और जब स्पायरोमेट्री कराएंगे तो FeV1 कम होगा, और आपका FeV1/FVC कम होगा, और जब पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट में चीजें रिवर्स नहीं होंगी अस्थमा की तरह। आइए थोड़ी सी COPD की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो केवल मैंने एम्फाइसीमा में यही बताया है, रेस्पिरेटरी यूनिट है, ठीक है, कभी पूरी खराब हो जा रही है, कभी सेंट्रल पार्ट खराब हो रहा है, कभी इरेगुलरली खराब हो रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पहले भी हम लोगों ने बात किया है, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ किस चीज का, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ एयरवे, राइट, जो इन्फ्लेमेशन है वो किसका है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ एयरवे का है, रेस्पिरेटरी यूनिट का नहीं है, हम लोग कह देते हैं मेनली अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकियोल के नीचे क्या हो जाता था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, वो एसाइनस का पार्ट आ जाता था। तो जब भी हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आपके ब्रोंकस की वॉल मोटी हो जाती है, और वहां पे म्यूकस सिक्रीट हो जाता है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे एसोसिएटेड विद एक्सेसिव ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन सफिशिएंट टू कॉज कॉफ विद एक्सपोक्टोरेशन। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कि एक दिन किसी को खांसी आ गई तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 3 months a year फॉर मोर देन 2 consecutive years। जैसे मान लो अगर मुझे तुम लोग कहो कि तुम्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो ऐसा नहीं कि 1 महीना खांसी आ जाए, साल भर में कम से कम 3 महीने खांसी आए, और ये सिलसिला 2 साल से ज्यादा हो, कि इनको भाई जब खांसी आती है तो 3-4 महीने के लिए आती है, 3-4 साल से ऐसा हो रहा है, तब आप उसको कहोगे क्रॉनिक डिजीज है, और अगर ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशंस मिल रहे हैं तो आप कह देते हो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इसको CB से, chronic bronchitis, right, this is a condition, this is a condition associated with क्या चीज, excessive mucus production and inflammation of conducting part of respiratory system, conducting part of airway, राइट, तो एयरवे का जो कंडक्टिंग पार्ट है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, वहां पे एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन हो गया, मतलब अगेन जो आपके ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का ल्यूमेन होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, सफिशिएंट एनफ टू कॉज, सफिशिएंट एनफ टू कॉज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब कहोगे किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकली होती है, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे कॉफ विद एक्सपेक्टोरेशन मतलब बलगम फॉर एट लीस्ट कितना, फॉर एटलीस्ट 3 months अ ईयर, 3 months अ ईयर फॉर मोर देन 2 consecutive years, मोर देन 2 consecutive years। मतलब अगर पेशेंट से बात करो तो कहेगा कि पिछली साल भी ऐसे 3-4 महीने खांसी आई थी, इस साल भी आई है, ठीक है, और लगता है अगले साल भी आएगी, ठीक है, लगता नहीं, मान लो 3 साल पुराना पेशेंट आ गया, ठीक है, वो कह रहा 3 साल से
बराबर उसको साल भर में 3 महीने खांसी बनी रहती है। ठीक है, कुल मिला के साल भर में तो 3 महीने बहुत होते हैं। मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब कम से कम यहाँ पे 3 महीने खांसी हो और लगातार 3 साल, ये इजी वर्ड हो गया। तो हम लोग कह देते हैं 3 months कॉफ फॉर 3 consecutive years, 3 consecutive years एटलीस्ट, इससे ज्यादा हो तो भी है 3 consecutive years एट लीस्ट, राइट, मतलब मोर देन 2 consecutive years। तो सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो कंडक्टिंग सिस्टम है केवल यही अफेक्टेड है। मैंने कह दिया ये आपका ट्रेकिया है, ये आपका राइट मेन ब्रोंकस, ये लेफ्ट है। फिर मैंने कह दिया इस तरीके से आपके सेगमेंटल ब्रोंकियोल हो गए, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसके नीचे का पार्ट ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, कई बार हम लोग इसकी बात कर चुके। अब तुम खुद ही सोचो अगर यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाए, राइट, म्यूकस इकट्ठा हो जाए बहुत ज्यादा, तो आदमी क्या ही ब्रीथ करेगा, और इंस्पिरेशन ज्यादा इफेक्टेड होगा कि एक्सपीरेशन। यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ पेशेंट में एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट हो गया, म्यूकस। तो एयर ना बहुत सही से अंदर जा पाएगी ना एयर बाहर आ पाएगी। अगर देखा जाए कौन ज्यादा इफेक्टेड होगा तो हमेशा एक्सपीरेशन, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, पहली चीज। दूसरी चीज है यहाँ पे हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स एंड गॉबलेट सेल्स। जो म्यूकस सिक्रीट होता है ज्यादातर गॉबलेट सेल से होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं वॉल भी मोटी हो जाती है। जैसे एक तो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन है, एक नॉर्मल एयरवे बना लेते हैं बहुत छोटा सा, मैंने इसको और चौड़ा बनाना चाहिए कुछ इस तरीके से। मैंने कह दिया ये नॉर्मल एयरवे है, राइट, दिस इज नॉर्मल एयरवे, राइट। इसमें जो ल्यूमेन है कितना है, ये इतना इसका ल्यूमेन है, ठीक है, दिस इज ल्यूमेन एंड वॉल ऑफ नॉर्मल एयरवे, ल्यूमेन एंड वॉल ऑफ नॉर्मल एयरवे। फिर इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं और आगे लेके चले जाते हैं। अगर मान लो किसी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें कुछ चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे? एक तरीके से ये इतना चौड़ा मैंने बनाया था, अब इसको पतला बना देते हैं कुछ इस तरीके से, वॉल आपकी मोटी हो गई और ल्यूमेन आपका पतला हो गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सिंपल है। तो मैंने क्या कर दिया, वॉल के डायमीटर को ज्यादा कर दिया, ये वॉल आपकी थिक हो गई। मैंने कह दिया ब्रोंकियल वॉल थिकनेस इंक्रीज्ड, वॉल थिकनेस इंक्रीज्ड, और ल्यूमेन आपका नैरो हो गया, प्लस ल्यूमेन में म्यूकस इकट्ठा हो गया, राइट, ये म्यूकस है, सब गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हम लोग कहते हैं ल्यूमेन आपका क्या हो गया, नैरो हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, म्यूकस आ गया, राइट, नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन विद म्यूकस, और आदमी इस म्यूकस को कॉफ आउट करने लगेगा, राइट। यही हम लोग कह देते हैं इट विल गिव राइट टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, राइट, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिंग एयरवे। समझ पा रहे होगे तुम लोग, अपर एयरवे जो कंडक्टिंग एयरवे था, एक तो इसकी वॉल मोटी हो गई, ये वाली चीज, और दूसरी चीज है ल्यूमेन आपका नैरो हो गया, और इसी नैरो ल्यूमेन में क्या डिपॉजिट हो गए, म्यूकस डिपॉजिट हो गए। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जब हम लोग बात करते हैं तो लंबे टाइम से किसी को खांसी आ रही हो, 2-4 महीने हर साल हो, कम से कम 3-4 साल ऐसा चले, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं जो आपका कंडक्टिंग पार्ट था वो आपका नैरो हो गया, और नैरो होने के अलावा यहाँ पे म्यूकस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कौन सा फेज इफेक्टेड होगा, एक्सपायरेशन विल बी अफेक्टेड मोस्ट, विल बी अफेक्टेड मोस्ट, प्लस अगर जगह ही नहीं है, म्यूकस बीच में आ गया, तो इंस्पिरेशन भी इफेक्ट हो सकता है, प्लस
इंस्पिरेशन कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। रास्ता ही नहीं बचा है, क्या क्या करें इंस्पिरेशन, कितना ताकत लगाओगे कि एयर जाए, बिल्कुल ब्लॉक कर दो, ऐसा तो है नहीं इंस्पिरेशन खत्म कभी अफेक्टेड ही नहीं होगा। इंस्पिरेशन अफेक्टेड है, देयरफॉर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। हम लोग कह देते हैं पेशेंट में क्या मिलती है, साइनोसिस मिलती है, मतलब ब्लू होने लगता है पेशेंट, ब्लू डिस्कलरेशन, राइट, ऑफ फेस मेनली, राइट। हम लोग किसी का नॉर्मली फेस ही देखेंगे और फेस पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है, एंड स्लाइट स्वेलिंग, स्लाइट स्वेलिंग ओवर फेस, थोड़ा सा वीनस ड्रेनेज कम हो जाता है। हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, हम लोग इसी को कह देते हैं ब्लू ब्लोटर्स। ब्लोटिंग का मतलब स्वेलिंग, ब्लू ब्लोटर्स, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कहते थे एम्फाइसिम, ब्लू ब्लोटर्स हो गए। तो टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। आइए बात करते हैं पिंक पफर्स और ब्लू ब्लोटर्स की। एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ब्लू ब्लोटर है, इसका मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। पिंक पफर है, इसका मतलब एम्फाइसीमा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हम लोग कहते हैं पिंक पफर है, तो ये आपका क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। फेस आपका एडिमेटस होगा, फेशियल स्वेलिंग, और प्लस आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन, मतलब हम लोगों ने कह दिया साइनोसिस। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, किसको हम लोग पिंक पफर्स कहते हैं, किसको हम लोग ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं, ठीक है। एक चीज होता है रीड इंडेक्स, ठीक है, रीड इंडेक्स इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हम लोग कह देते हैं ग्लैंडुलर थिकनिंग इंक्रीजेस, ग्लैंडुलर थिकनिंग इंक्रीजेस इन ब्रोंकियल वॉल। ये म्यूकस क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो ग्लैंड वाला पोर्शन था, ग्लैंडुलर लेयर था आपका, वो इंक्रीज हो गया। जैसे वॉल है तो उसमें कुछ दूरी तक ग्लैंड होंगे, ग्लैंड आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं, वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है। प्लस यही म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड ज्यादा म्यूकस भी सिक्रीट कर देते हैं और पेशेंट का काम हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रीड इंडेक्स इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आइए देखते हैं रीड इंडेक्स क्या होता है। दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट थिंग, समथिंग लाइक दिस, रीड इंडेक्स इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हम लोग कहते हैं जो आपके म्यूकस सिक्रीटिंग पार्ट है, म्यूकस ग्लैंड, मान लो ये पूरी थिकनेस है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रोंकियल वॉल की, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें जो म्यूकस सिक्रीटिंग पार्ट होता है, जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एपिथेलियम को छोड़ दो, कार्टिलेज को छोड़ दो, बाकी जो वॉल की थिकनिंग है ये पूरी है। इसमें जितना म्यूकस सिक्रीटिंग पार्ट है, ये वाले ग्लैंड की पार्ट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंडुलर पार्ट अलोंग विद ब्रोंकियल वॉल थिकनेस, ये 0.4 से कम होना चाहिए। तो रीड इंडेक्स हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर थिकनिंग, ग्लैंड जितनी दूरी में है पूरे वॉल में, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल थिकनेस, टोटल वॉल थिकनेस। यहाँ ग्लैंडुलर थिकनेस तो होगा ही, हम लोगों ने कहा था कि जो ब्रोंकस की वॉल है वो थिक हो गई है, ल्यूमेन नैरो हो गया है। हम लोग रीड इंडेक्स को कहते हैं कितना होना चाहिए, लेस देन 0.4, ये नॉर्मल है, राइट। अगर किसी का रीड इंडेक्स ग्रेटर देन कितना हो जाए, इफ रीड इंडेक्स बिकम्स ग्रेटर देन 0.51, मतलब ग्लैंडुलर पार्ट अगर आपका बढ़ता जाए, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो तुम लोगों को उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक में आपके जो ब्रोंकस हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, उनका इन्फ्लेमेशन हो गया तो ब्रोंकाइटिस हो गया। दूसरे में हम लोगों ने कह दिया इलास्टिक रिकॉइल कम हो गया, एल्वियोलर सेप्टा डैमेज हो गया, एसाइनस डैमेज हो गया, एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो गया, तो वो आपका एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा में एयर अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर बाहर निकलने में जरूर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एयर अंदर चली गई तो ऑक्सीजनेशन हो गया,
हम लोगों ने क्या कह दिया, पेशेंट क्या हो गया, पिंक पफर हो गया और मुंह से सांस छोड़ रहा था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेशेंट में थोड़ा बहुत फेस पे एडिमा आ जाता है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज पेशेंट ब्लू दिखता है तो हम लोग कहते हैं ब्लू ब्लोटर्स। जैसे हम लोग अस्थमा को क्लासिफाई किए थे उसी तरीके से हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं गोल्ड क्लासिफिकेशन इन सीओपीडी। अस्थमा सीओपीडी, सॉरी सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों आता है। यहाँ पे कौन किसको कितना सीवियर डिजीज है इसको कैसे देखेंगे, गोल्ड क्लासिफिकेशन से। गोल्ड क्लासिफिकेशन इन सीओपीडी, गोल्ड क्लासिफिकेशन इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे देखेंगे गोल्ड क्लासिफिकेशन में। हम लोग कहते थे कि अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो क्या चीज हम लोग देखते थे स्पायरोमेट्री में। स्पायरोमेट्री में हम लोग यही कहते थे FeV1 डिवाइडेड बाई FVC लेस देन 75% हो। अगर ये रिवर्स हो जा रहा है तो क्या है, इसका मतलब ये आपका अस्थमा है। अगर सीओपीडी है तो फुली रिवर्स नहीं हो रहा है या बिल्कुल रिवर्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ सीओपीडी क्लासिफिकेशन में। स्टेजेस किसके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के। तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं स्टेज 0, राइट, स्टेज 0। स्टेज 0 में हम लोग कह देते हैं स्पायरोमेट्री नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को खांसी और बलगम आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्पायरोमेट्री नॉर्मल है और पेशेंट सोट्टेबाज है, तो हम लोग कह देते हैं एट रिस्क है। ठीक है, बट नॉर्मल स्पायरोमेट्री, अभी इतना डैमेज नहीं हुआ है कि स्पायरोमेट्री एबनॉर्मल आए, बट नॉर्मल स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ओनली सिम्टम्स, ओनली सिम्टम्स, हल्की फुल्की उसको खांसी बनी रहती है। ओनली सिम्टम्स हम लोगों ने कह दिया लाइक कॉफ एंड स्प्यूटम, कॉफ विद स्प्यूटम। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम है, लेकिन जब हमने स्पायरोमेट्री किया तो क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। स्पायरोमेट्री करने का मतलब ये नहीं है कि अगर स्पायरोमेट्री नॉर्मल है तो कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पे इन्फ्लेमेशन हो, पेशेंट को ब्रोंकस में ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा हो, कॉफ वगैरह हो। तो अभी बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन वाले सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। फिर हम लोग कह देते हैं स्टेज 1, स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 में हम लोग कह देते हैं अब जो है FeV1 आपका क्या हो गया है, 80% से ज्यादा, सॉरी अभी 80% से ज्यादा है, लेकिन सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। अब FeV1 अगर 80% से ज्यादा है तो मैं कहता हूँ FeV1 अपने नॉर्मल का 80% से ज्यादा, 100% नहीं है, 80% से ज्यादा है। ठीक है, तो जहां पे मैं कह दे रहा हूँ माइल्ड सीओपीडी, FeV1 बाई FeVC नहीं, FeV1 अभी भी स्टिल ग्रेटर देन या इक्वल टू 80%, स्टिल ग्रेटर देन 80%। FeV1 कितना होना चाहिए, जैसे मान लो मैं कहता हूँ मेरा FeV1 4 लीटर होना चाहिए, तो इनका 3 लीटर होगा, राइट। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ FVC से। जैसे मान लो मेरी हाइट है, मेरी हाइट कुछ नॉर्मल होगी, उसका परसेंट मान लो हाइट छोटी हो जाती है, मैं कह देता हूँ छोटी हो गई लेकिन अभी भी 80% से ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब चलते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2, स्टेज 2 पे हम लोग कह देते हैं अब आपका मॉडरेट सीओपीडी है, मॉडरेट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं FeV1 आपका कितना हो गया, 50 to 80%, 50 to 80% ऑफ प्रेडिक्टेड, जो होना चाहिए। यहाँ पे भी ऑफ प्रेडिक्टेड लिख लीजिए, जो होना चाहिए अभी उस उतना तो नहीं है लेकिन उसका 80% से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं FeV1 नॉर्मल है। अब ठीक है, FeV1 अभी नॉर्मल है, राइट, इसका मतलब FeV1 बाई FVC भी नॉर्मल होगा। फोर्थ हम लोग ले लेते हैं, स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 ले लेते हैं, स्टेज 3। स्टेज 3 में हम लोग कह देते हैं सीवियर सीओपीडी, सीवियर सीओपीडी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, FeV1 आपका 30 से 50,
30 to 50%। फिर आपका स्टेज 4 हो जाता है, जिसमें हम लोग कह देते हैं वेरी सीवियर। यहाँ पे कितने से कम हो जाएगा? यहाँ पे 30 से कम हो जाएगा, राइट। तो हम लोग कह देते हैं FEV1 लेस देन 30%। इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। किसी पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो तो ये यहाँ से हिंट मिल गया कि हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, चीजें रिवर्स भी नहीं मिली। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं FEV1 अपने नॉर्मल एक्सपेक्टेड से कितना कम हो गया। ठीक है, FEV1 अगर नॉर्मल है, जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो हम लोग कह देते हैं अभी केवल सिम्टम है, स्टेज 0 है। 80% से ज्यादा है लेकिन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के 80% से ज्यादा है, तो हम लोग कह देते हैं ये स्टेज 1 है। 50 से 80% है तो स्टेज 2 है। 30 to 50% है तो स्टेज 3 है। ग्रेटर देन लेस देन अगर 30% है तो स्टेज 4 है। इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया। जो ट्रीटमेंट होता है सेम एज एस्थमा, ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी लाइक अस्थमा, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीफ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल बीटा 2 एगोनिस्ट, एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स, ओरल एंड इनहेलेशनल, जैसे वहां पे पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग एमिनोफाइलिन या मिथाइल ज़ैंथीन का यूज ज्यादा करते हैं, प्लस मोर यूज ऑफ क्या, थियोफाइलिन या एमिनोफाइलिन। ठीक है, ये भी आपके फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, ये भी कॉज करते हैं ब्रोंकोडाइलेशन, कॉज ब्रोंकोडाइलेटेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत जाके ये ब्रोंकोडाइलेटेशन कर देंगे। जिसको क्रॉनिक डिजीज है उसमें देते रहो तो जितना भी ब्रोंकोडाइलेशन हो सकता है ये कराएंगे। यहाँ पे हम लोग एक ड्रग की बात कर लेते हैं जो काफी कॉमनली दिया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग कह देते हैं टैबलेट डेरीफाइलिन 100 मिलीग्राम TDS या BD। यहाँ पे डेरीफाइलिन एक टैबलेट है। डेरीफाइलिन के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है, एक इटोफिलिन, ये भी वही थियोफिलिन ग्रुप का है, और दूसरा आपका है थियोफिलिन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टैबलेट डेरीफाइलिन तुम लोगों ने काफी सुना भी होगा, काफी इफेक्टिव भी है। ठीक है, पेशेंट को ऐसा नहीं कि नेबुलाइजेशन मशीन और इनहेलर लेके चलना पड़ रहा है, बस ये टैबलेट खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन था, जो एयरवे नैरो था, सॉरी, वो थोड़ा सा वाइड रहेगा। इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से नैरो था तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको ये आपका क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं टैबलेट डेरीफाइलिन, जो कि एमिनोफाइलिन ग्रुप ऑफ ड्रग है, जिसमें थियोफाइलिन और इटोफाइलिन मिक्स होता है। हम लोग कह देते हैं ये आपका बहुत इफेक्टिव होता है। एक तरीके से अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है तो ड्रग ऑफ चॉइस भी है। इस तरीके से टैबलेट थियोफाइलिन और इटोफाइलिन का, इसमें देखो मॉन्टिल्यूकास्ट भी इन लोगों ने मिला दिया है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, अच्छा चॉइस है। तो डेरीफाइलिन M, एक यहाँ पे अगर डायग्राम देख लें कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो कुछ इस तरीके से, राइट, टैबलेट डेरीफाइलिन जिसमें आपका इटोफिलिन है, और दूसरा आपका क्या है, जिसमें आपका थियोफाइलिन है। तो एमिनोफाइलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, थियोफाइलिन और आपका इटोफाइलिन। इटोफाइलिन कितना हो जाता है आपका 77 मिलीग्राम, थियोफिलिन आपका हो जाता है 23 मिलीग्राम। टोटल आपका हो जाता है टैबलेट डेरीफाइलिन 100 मिलीग्राम, BD से लेके TDS दे सकते हैं। दिस सर्व्स एज वेरी गुड ब्रोंकोडाइलेटेशन अगर किसी को बराबर देना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देख लिया है, हम लोगों ने अस्थमा देख लिया है, राइट, हम लोगों ने एम्फाइसीमा देख लिया है। 5-6 लाइन आपके निमोनिया के लिए। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया बहुत हॉट टॉपिक नहीं है। हम लोग कहते हैं कंडीशन इन विच alveoli gets filled up with fluid और pus, फ्लूइड या पस। ठीक है, तो निमोनिया है। निमोनिया अक्सर क्या होता है, इन्फेक्टिव कंडीशन होता है, मोस्टली इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का मतलब है यहाँ पे बैक्टीरियल हो सकता है,
यहाँ पे वायरल हो सकता है, वायरल में कोविड हो गया, ठीक है, फ्लू वगैरह हो गया। बैक्टीरियल में आपका ई कोलाई हो गया, क्लेब्सिला हो गया, ई कोलाई, क्लेब्सिला, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया हैं जो गए और लंग को डैमेज किए, और वहां पे जो एल्वियोलाई है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये किसी का नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्री है, तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई है इनके अंदर क्या होगा, केवल एयर होगा, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, हमारे लंग में क्या होती है, केवल एयर होती है, एयर, ठीक है। अगर यही एल्वियोलाई में एयर के बजाय क्या हो जाए, वाटर या फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तो यही कंडीशन हो जाती है आपकी क्या, निमोनिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं वाटर को, वाटर या फ्लूइड, जिसका मतलब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाटर या फ्लूइड इन एल्वियोलाई, ठीक है। देयरफॉर पेशेंट में क्या होगा, डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, और पेशेंट को क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, हम लोग कह देंगे डिस्निया हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे भी पानी भरा है, पेशेंट को क्या होगा, इसको रिमूव करना होगा, तो कॉफ आउट करने की कोशिश करेगा, हम लोग कह देते हैं एंड कॉफ एंड फीवर। तो एल्वियोलाई अगर फिल्ड है किस चीज से, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस से, वाटर से, पस से, तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी मिलेगा, हम लोग कह देते हैं निमोनिया है। तो ये एक इन्फेक्टिव कंडीशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, और क्या कहते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, ये सब इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है, ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड एलर्जिक कंडीशन है, स्मोकिंग से है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो निमोनिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई जो कि गैस से भरे होने चाहिए, वो वाटर या फ्लूइड या पस से भर गए, ऑक्सीजनेशन कम हो गया, और पेशेंट में क्या होने लगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, डिपेंडिंग ऑन ट्रीटमेंट, नेबुलाइजेशन वगैरह का बहुत रोल नहीं है, बाय एंटीबायोटिक्स। अगर हम लोग यहाँ पे ई कोलाई एंड अदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सस्पेक्ट करते हैं, ग्राम नेगेटिव, तो इंजेक्शन आपका सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है, सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। अगर ग्राम पॉजिटिव है, एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, तो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो निमोनिया है वो एक इन्फेक्टिव कंडीशन है, मेनली हम लोग एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे पेशेंट को फीवर वगैरह आएगा, जैसे टीबी है किसी को तो भी पेशेंट को फीवर वगैरह आएगा। हम लोग नहीं कहते हैं कि टीबी में नेबुलाइज कर देंगे, एनऑल कर देंगे, क्योंकि कोई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वहाँ पे एजेंट है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लंग्स वगैरह में फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है, ऑक्सीजनेशन